हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो मनोविज्ञान की सीरीज चली थी 1500 क्वेश्चंस की, उसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लगाकर 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और इसमें हम लोग 51 से लगाकर 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये जितने भी शिक्षक भर्ती एग्जाम होते हैं वो सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डी एनिमा रचना है। तो डी एनिमा के रचनाकार है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? हेड, हार्ट, हैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो 3H दिए गए हैं तो एक H का मतलब होगा हेड, एक का हार्ट और एक का हैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। यह कथन किसने दिया था? यह कथन कहा था एबिंगहॉस ने। किसने? एबिंगहॉस ने। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? अब यहाँ पे पूछा गया तत्परता और कार्य की सीखने की गति में कौन सा संबंध होता है? तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। यहाँ पे गति जहाँ पे लिखा तो यहाँ पे हो जाएगा गति। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है। तो वर्तमान में उस जगह का नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। का नाम है? ये जो लिपजिंग विश्वविद्यालय था इसका वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। और अगर यहीं पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? 1879 में स्थापित की गई। कौन से देश में? जर्मनी में की गई थी। और किसने किया था? तो विलियम वुंट ने किया था। किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था। और विलियम वुंट को जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आत्मनिरीक्षण विधि में खुद की, स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात को। सुकरात को। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है विवेकानंद का। किसका? विवेकानंद का। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट रूप। निश्चित एवं स्पष्ट रूप। बीसवीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या होता है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। इसी को क्या कहते हैं? इसको ही विकास कहते हैं। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से
अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया था? विलियम जेम्स ने। किसने? विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो वर्गीकरण के सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, जबकि निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिकता का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो उन्होंने आलोचना की थी चेतना की। किसकी आलोचना की थी? चेतना की। और इन्होंने चेतना के लिए बुरा शब्द भी बोल दिया था कि चेतना जो है बहुत ही बुरा है। अब देखो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आउटलाइन साइकोलॉजी यह किसकी पुस्तक है, तो आंसर हो जाएगा मैकडूगल ने। और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। मूल प्रवृत्तियों को जनक कहा जाता है मैकडूगल ने। और कितनी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी? तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान है वो होता है बालक का। किसका होता है? बालक का। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? तो यह हुआ था अरस्तु के समय। किसके समय? अरस्तु के समय। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो वो है विकासी विधि। कौन सी विधि? विकासी विधि। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक। तो ये तीनों ही जो है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा यहाँ पे सभी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो वैयक्तिक विभिन्नता के संबंध में एक अध्यापक की क्या भूमिका होना चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करें। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करें। तो ये दोनों ही काम एक शिक्षक को करना चाहिए किसी की व्यक्तिगत भिन्नता को जानने के लिए। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को स्वीकार किया गया था आत्मा का अध्ययन के रूप में। किसके रूप में? आत्मा के अध्ययन के रूप में। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो यहाँ पे मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है? वो है शिक्षण अनुभव, जबकि शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव, ये तीनों जो है मूल्यांकन के त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो समस्या आती है इनमें से वो है शैक्षणिक पिछड़ापन। कौन सा? शैक्षणिक पिछड़ापन। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण का आधार है वह चिंतन और कल्पना। क्या है? चिंतन और कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? तो शिक्षा के प्रति जो मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वह है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना।
निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो अधिगमकर्ता को कौन अधिक स्वतंत्रता देता है? वो है सृजनशीलवाद। कौन सा? सृजनशीलवाद। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? शिक्षा क्या है? व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। यह कथन है पेस्टोलॉजी का। किसका? पेस्टोलॉजी का। जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? तो ये शामिल होते हैं इंद्रिय जनित स्तर में। और ये जीन पियाजे से जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, तो उसकी प्रथम अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? इंद्रिय जनित स्तर जो प्रथम अवस्था होती है, और इसी को जो संवेदी गामक अवस्था के रूप में जाना जाता है। और इसकी एज जो होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष। कितने वर्ष होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो यहाँ पर जो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से प्रकट करता है तो वह है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। क्या करता है? यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यह कहा था अब्राहम मैस्लो ने। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? शिक्षा की प्रक्रिया में जो है प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें से तो इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा नहीं करनी चाहिए, जबकि कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना आना चाहिए। शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान कराना चाहिए और बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है। इन्होंने कहा था, जेबी वाटसन ने कहा था, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी, चोर, वकील, डॉक्टर, जो तुम कहोगे वो मैं बना दूंगा। ये कहा था जेबी वाटसन ने, और इनको ही व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? उपलब्धि। क्या प्रबल होता है? उपलब्धि जो है सबसे अधिक प्रबल होता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? आर्थिक मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, जबकि असमान मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान, ये सभी जो है मनोविज्ञान के ही प्रकार हैं। बाल विकास में बच्चे जो है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। कब से कब तक का अध्ययन किया जाता है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जॉन डीवी जो है मनोवैज्ञानिक नहीं है, जबकि वाटसन, स्किनर
और CH हल, ये तीनों ही क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किस विकार से ग्रसित है। तो ये मतलब बताना यहाँ पे बच्चा जो है किस विकार से ग्रसित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पठन अक्षमता, जिसको डिसलेक्सिया भी कहा जाता है, वह यह रोग से ग्रसित है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है। तो पशुओं के प्रयोग में उपयोगी नहीं शिक्षा मनोविज्ञान, जबकि बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में उपयोगी है, शिक्षण विधियों के चयन में भी उपयोगी है, और छात्रों को अभिप्रेरित करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है, पशु का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है जबकि शिक्षा विज्ञान में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था युंग के द्वारा। किसके द्वारा? युंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, फूची फर्स्ट को फूची सेकंड से सुमेलित करना। जैसे कि जॉन डीवी ने बताया था कृत्यवाद के बारे में। किसके बारे में? कृत्यवाद के बारे में। टिचनर ने बताया था संरचनावाद के बारे में, मतलब जो टिचनर इनका संबंध है संरचनावाद से। और संरचनावाद के जनक कौन है? तो है विलियम वुंट। उसके बाद कोफका ने बताया था गेस्टाल्टवाद के बारे में, गेस्टाल्टवाद से संबंध इनका, और वाटसन का संबंध है व्यवहारवाद से। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। विकास केवल संगति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो अब देखो यहाँ पे इसमें से जो ये गलत आंसर बताया गया है, यहाँ पे इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो वह हो जाएगा विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ये बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। जबकि विकास संशोधन योग्य होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, और विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये भी यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सबसे होता है, शिक्षक से भी होता है, पाठ्यक्रम से भी होता है, कक्षा के वातावरण से भी होता है, और विद्यार्थी से भी होता है। तो यहाँ पे 5 नंबर जो दिया गया यहाँ पे उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अगर कोई प्रभावशाली अध्यापिका या अध्यापक होना चाहता है तो उसे प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए, सभी की जो व्यक्तिगत भिन्नता है उनको जानने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। तो अधिगम में जो प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? तो टालमैन और जो गुथरी थे उन्होंने पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया था, जबकि स्किनर व हल व गुथरी, तो ये जो है ये सभी मतलब इन लोगों ने पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना था। अगला क्वेश्चन है,
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो टैट का विकास किया गया था मूरे के द्वारा। किसके द्वारा? मूरे के द्वारा। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास किसका परिणाम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण व पुनर्बलन का परिणाम होता है। भाषा विकास जो है अनुकरण व पुनर्बलन का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। तो शब्द समान तत्व जो है वह गहन संबंध रखता है समूह निर्देशन से। किससे? समूह निर्देशन से।